क्लास 9th हिंदी बुक का ये लास्ट पोयम है पदखंड में, जो कवि पाब्लो नेरुदा के लिखा हुआ है। कविता का नाम है कुछ सवाल कुछ सवाल, कविता का नाम है। चलिए कवि का परिचय, थोड़ा सा पाठ परिचय जान लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और जानना जरूरी भी है। ठीक है, चलिए इतना दूर जानते हैं बस। देखिए, पाब्लो नेरुदा का जन्म दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में कहाँ हुआ था? दक्षिणी अमेरिका के देश चिली पराल शहर 12 जुलाई 1904 में हुआ था। नेरुदा का मूल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेयेस बसोआल्टो था, किंतु चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध कवि जॉन नेरुदा की स्मृति में उन्होंने अपना नाम लिखना आरंभ किया और इसी नाम से प्रसिद्धि पाई। इनका असली नाम दूसरा है, लेकिन दूसरे कवि की स्मृति में याद में ये अपना नाम ये रखने लगे। ठीक है, इसके बाद की ये पंक्ति का आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हो ताकि जो भी कुछ नॉलेज हो आपको आए। चलिए कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कविता में क्या लिखा गया। ठीक है, देखिए यह प्रस्तुत कविता कुछ सवाल के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाले दो असमान घटनाओं, विध्वंस और निर्माण को साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा में विश्वास रखते हैं। उनका पक्का विश्वास है कि अंततः जड़ों को उजाले की ओर ही चढ़ना है तथा बयार का स्वागत अनेक रंगों और फूलों से ही करना है। सीधे पंक्ति में आते हैं, कुछ सवाल और छोटी सी कविता है। चलिए पंक्तिबद्ध समझते हैं। तो कवि कहते हैं, यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? समुद्र का नमक जो होता है, आप जितना नहीं खारा जल होता है समुद्र में। यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया? जैसे गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर मौसम बदलते रहता है। तो कवि यह जानना चाहते हैं कि यदि सारी नदियों का जल मीठा है तो समुद्र का जल कैसे खारा हो गया? ऋतु किस प्रकार अपने नियत समय पर आकर प्रकृति में परिवर्तन ला देती है? कवि के कहने का मतलब है कि ध्वंस एक निर्माण प्रकृति के शाश्वत नियम है। मतलब निर्माण और विध्वंस क्या है? दोनों नियम है और दोनों साथ साथ चलते हैं। आप देखिए दूसरे पंक्ति में कवि क्या कहते हैं। दूसरे पंक्ति में थोड़ा सा, हाँ चलिए समझते हैं। देखिए कवि कहते हैं, जारे इतने सुस्त रफ्तार में क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड़ई मान कैसे जानती है जारे कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना ही है। देखिए कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति में होने वाली दो असमान घटना के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जार का ऋतु जो होता है मंद गति से गुजरती है, मतलब कि जारे में इच्छा शक्ति मंद होने पर विकास क्या होता है? कम होता है, जबकि जिजीविषा के फलस्वरूप मानव विकास की सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ता है, इच्छा के कारण आगे बढ़ता है। उससे कटी हुई घास हवा का सहयोग पाकर उड़ती हुई प्रतीत होती है। किस प्रकार जड़ें धरती से रस प्राप्त कर पेड़ पौधे में जीवन प्रदान करती है। मतलब मानव जो होता है उनका नया निर्माण जो होता है उनकी इच्छा के कारण क्या होती है? प्रेरित होती है। कैसे जानती है जड़ें, कैसे जानती है जड़ें कि उन्हें उजाले की ओर चढ़ना ही है। आगे समझते हैं। और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना, क्या हमेशा वही बसंत होता है? वही किरदार फिर दोहराता हुआ। कवि जानना चाहते हैं कि निर्माण के बाद सारा वातावरण वैसा ही हो जाता है जैसा ध्वंस के पहले था। मतलब बर्बाद होने के पहले जैसा वातावरण था, निर्माण के बाद वैसा ही हो जाता है। कवि अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि हर ध्वंसक के बाद मानव अपनी जिजीविषा के सहारे पहले जैसा ही निर्माण कर लेता है। जिस प्रकार वसंत के आने पर प्रकृति अपने सारे सौंदर्य के साथ प्रस्तुत हो जाती है और यह परिवर्तन हर बसंत में होता है। देखिए परिवर्तन होने के बाद फिर पुनः उसी तरीक़ा से हो जाती है। उसी प्रकार ध्वंस तथा निर्माण कार्य क्या होते हैं? एक साथ चलते रहते हैं। मतलब अनुकूल वातावरण का निर्माण होते ही मनुष्य की आशा बलवती हो जाती है और वैसे ही वातावरण को सभी सहर्ष स्वीकार करते हैं। जैसे अभी ठंडी का सीजन आया है, फिर गर्मी आएगी, तो फिर हम उसी प्रकार से उसके अनुसार अनुकूल वातावरण में हो जाएंगे। ठीक है, तो
ये चैप्टर ख़त्म हुआ, इस प्रकार से पूरा बुक ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।